प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 804 नंबर पेपर भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के IMP क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपके सारे बड़े छोटे और टेढ़े मेढ़े सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जितने भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं उनमें से हर बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान से अगर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो आपको अच्छा स्कोर करना है। मैं चाहता हूँ कि देखिए, आपके DLED में एक ही बात है कि इसमें आपका 60 to 70% स्कोर करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और आप आराम से 80% के ऊपर आराम से जा सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो। हिंदी भाषा के प्रयोग में आने वाली लिपि का नाम आपको बताना है। देवनागरी लिपि होती है। अच्छा, बोली विकसित होकर खालिस्तान स्वभाव का स्वाभाविक रूप ग्रहण कर लेती है, तो ये भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। और पठन का अर्थ जो होता है वह सस्वर वाचन भी होता है और मौन वाचन भी होता है, तो इसमें आपका 100 ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, तो आपको बताना है तो कौन सी है? गीत और अभिनय प्रणाली। प्राथमिक स्तर यानी छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो गीत गा करके और अभिनय करते हुए पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा उपयुक्त प्रणाली मानी जाएगी। रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्तियां कर देनी है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो है खालिस्तान शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये आपका किस किस उससे बना हुआ है? तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर आएगा? बिल्कुल सही तरीके से आप बता सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे। भाषा का खालिस्तान प्रतीकों का एक भाषा जो है खालिस्तान प्रतीकों का एक व्याख्या है और खालिस्तान विधि में छात्रों की क्रियाशीलता का अभाव रहता है। किस प्रक्रिया में अभाव रहता है? और इकाई योजना एक खालिस्तान प्रक्रिया है और खालिस्तान लिखित भाषा का लघुत्तम रूप है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने दिए आपको। अब आगे आते हैं हम इसके अलग अलग क्वेश्चंस पे और मैं आपको बहुत सारे आंसर्स बताने वाला हूँ, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। ह्रस्व स्वर क्या है? भाषा अर्जन के कोई सिद्धांत लिखिए, या फिर आपको पूछा जा सकता है भाषा के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और भाषा शिक्षण की चित्रों के प्रयोग की विधि को समझाइए। ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है, स्पष्ट कीजिए। और भाषा की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। और त्रिभाषा फार्मूला क्या है? स्पष्ट कीजिए। अथवा में है राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या उल्लेख है, ये आपको बताना है। अभी आंसर्स मैं नीचे बताऊंगा, आंसर्स से चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति के सिद्धांत को समझाना है आपको। और बालक के भाषी कौशल के विकास हेतु शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान कौन कौन सी गतिविधियों को संपादित कर सकता है, किन्हीं 3 का वर्णन आपको कर देना है। और भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है और भाषा सीखने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करा देनी है आपको। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, जो आता है भाषाई कौशलों के प्रकार को जो है सविस्तार बताना है। और प्रारंभिक साक्षरता हेतु शिक्षित करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो बोली है वो कौन सी है? तो बुंदेली बोली है। भाषा जो है ये कैसी है? संकेतों का जो है ये क्या है? ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। तो यहाँ पर आप जो है भाषा को बोल सकते हैं ध्वनि संकेतों का व्यवहार जो है भाषा कहलाती है। और भाषा का संबंध जो है व्याकरण से है, व्याकरण बिना तो भाषा नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हल्बी बोली जाती है। इसके बाद में देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये ध्यान रखना है। मातृभाषा का सिद्धांत जो है क्रियाशीलता, अभ्यास और अनुकरण है। तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भाषा का प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो वाक्य, ध्वनि और शब्द, 3 तत्व हैं इसके। भारत की राष्ट्रभाषा जो आप जानते ही हैं हिंदी है। और मालवी भाषा का क्षेत्र जो है वो उज्जैन है। उज्जैन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी। और क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की हैं? तो 12 प्रकार की है। खालिस्तान में भी आएगा आपके। ठीक है, और भाषा अर्जन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें स्वाभाविकता होनी आवश्यक है, अनुकरण होना और अभिव्यक्ति होना, अभ्यास होना और पुनरावृत्ति, ये सारी चीज़ें होना आवश्यक है। इसको वर्णन करने के लिए इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और मानक भाषा एवं अमानक भाषा क्या है, इसके बीच में आपको अंतर बताना है और इनकी डेफिनेशन बताना है। इन दोनों को मैं नीचे बता दूंगा। भाषा क्या है समझाइए। बहुभाषा क्या है ये भी आपको बताना है। राष्ट्रभाषा जो है बहुभाषा क्या है आपको समझाना है। इसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा आती है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम जिसको जिसको आप जानते हैं, बुंदेली है और मालवी है और निमाड़ बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है, सारे बोली जाते हैं।
भाषा क्या है, भाषा के स्वरूपों की व्याख्या करनी है। तो भाषा का अर्थ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब भाषा के अर्थ को आप समझेंगे और भाषा के अर्थ को आप इसमें से जितना समझ सकते हैं उतना ही लिखना है, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा लिखें, ठीक है। तो अपने अपने लिखने के तरीका होता है, भाषा का जो है अर्थ आप अपने हिसाब से बता देंगे। तो भाषा का अर्थ आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये दे दिया गया है। और भाषा के जो स्वरूप है, इसमें क्या पूछा है, भाषा के स्वरूप की व्याख्या करनी है आपको। तो भाषा के स्वरूप जो है मैं नीचे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट, भाषा जो है संप्रेषण का साधन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। भाषा सामाजिक प्रक्रिया का आधार है, ठीक है। और भाषा जो है चिंतन का माध्यम है, और भाषा संस्कृति का आधार है, और भाषा साहित्य का आधार है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके आएंगे, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए। तो भाषा की पहले प्रकृति बताते हैं। तो भाषा की प्रकृति क्या होती है, भाषा जो है वाक प्रधान ध्वनि समूह है, और भाषा एक व्यवस्था है, और भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, और भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स जो हमने बता दिए भाषा की प्रकृति। अब भाषा की प्रकृति तो ठीक है, विशेषताएं क्या होंगी। तो देखिए भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो एक विशेषता है भाषा परंपरा से प्राप्त होती है, भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है। उसके अलावा जो है भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है, भाषा में परिवर्तनशीलता है, ठीक है। भाषा समाज सापेक्ष है, और भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, और भाषा का मानक रूप जो है, ठीक है। इस तरह से हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। भाषा से निर्मित, भाषा कैसे निर्मित होती है, इसका क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इसका उत्तर भी हमने लिखा है, भाषा कैसे निर्मित होती है, ठीक है। इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा आराम से। इसके बाद जो है आपका पशु और मानव के बीच क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना आपको, ठीक है। और भाषा की दो परिभाषाएं आपको देनी है। तो भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, भाषा के दो तीन परिभाषाएं याद रखना, क्योंकि कभी भाषा की परिभाषा दे देगा और बोलेगा किसने दी है। तो भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों का प्रकट करते हैं, ये पतंजलि के अनुसार है। तो एमसीक्यू में दे सकता है, ये आपको पूरा डेफिनेशन दे दे और फिर एबीसी में आपको अलग अलग नाम दे देगा। तो इस तरह से आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि ये परिभाषा पतंजलि की है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर स्वीट के अनुसार जो है ध्यानात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। उसके बाद सुमित्रा नंदन बोलती हैं कि आपका भाषा संसार का नाद्यमक चित्र है और ध्वनिमय स्वरूप है, विश्व की हृदय तंत्री ही हृदय तंत्री की झनकार है, इनके स्वरों में भाषा की अभिव्यक्ति होती है। ध्यान रखना, इस डेफिनेशन दे दे तो ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये सुमित्रा नंदन की है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की क्या डेफिनेशन है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। मानव भाषा से क्या आशय है लिखिए, या फिर भाषा का मानवीकरण क्या है, इसको आपको समझाना है, ठीक है। तो ये भी इसका उत्तर हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आराम से पढ़ लेना, जल्दबाजी ना करें, आराम से पढ़ लें, आपके पास समय है। और इसके बाद में है मानक भाषा और मानक भाषा में अंतर, अमानक भाषा में अंतर। मैंने बताया था कि नीचे मानक भाषा और अमानक भाषा मैं बता दूंगा। तो मानक भाषा जो है ये होती है, इसकी पूरे पॉइंट्स दे रखे हमने, 5 पॉइंट में आपको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, मानक भाषा। और यहाँ पे अमानक भाषा के बारे में 5 पॉइंट दे दिए गए हैं, 3 तो ये हो गई और नीचे भी है 4 और 5, ठीक है। इसके बाद में है आपका बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाएं बताइए। तो देखिए बच्चों के भाषा विकास में शैशव अवस्था 1 से 5 वर्ष होती है, इस अवस्था में भाषा विकास होता है। बाल्यावस्था में 12 से 15 वर्ष तक होता है, इसमें भी विकास होता है। और किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष, इसमें विकास होता है। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। अच्छा, वाचन या पठन कौशल शिक्षण की विधियां बताइए। तो वाचन या पठन कौशल की विधियां कौन सी हो सकती हैं, तो वर्णोच्चारण विधि है एक, अक्षर बोध विधि है, वाक्य विधि है, और कहानी विधि है। तो 4 विधियां आपको ध्यान रखना है, पठन कौशल विधियां या वाचन कौशल विधियां पूछी जाती हैं शिक्षण की। और भाषाई कौशल के प्रकार क्या होते हैं, तो श्रवण कौशल होता है, भाषण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, और लेखन कौशल होता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसको भी ये क्या कह सकता है कि विस्तार से बताइए। तो ये चारों पॉइंट को आपको ढंग से समझाना होगा। और पाठ्यचर्या में भाषा सीखना और सीखने के प्रमुख अंगों, सिखाना के प्रमुख अंगों को बताना है। पाठ्यचर्या में भाषा सीखना और सिखाना के प्रमुख अंगों को बताना है। तो देखिए सीखना और सिखाना जो पाठ्यचर्या में है उसके प्रमुख अंग जो है, पहला है सुनना और समझना, दूसरा अंग है मौखिक कार्य, तीसरा है वाचन, और चौथा है लेखन शिक्षण, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं डिस्क्राइब करने के लिए भी 5 नंबर में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखनी है। भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें जो है कौन कौन सी होती है, तो निरक्षक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और सरल शब्दों का प्रयोग करना है। ये जो बहुत ही जरूरी है, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो और बोलो प्रवृत्ति की विशेषताएं बतानी है आपको, ठीक है। तो इसको भी हम आप कर लेना। और भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो देखिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य आपको बताना है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, श्रवण कौशल एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो सौदस्य प्रक्रिया है। देखिए खालिस्तान आ गया, ठीक है। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं, तो इसमें जो है एक ही शक्ति समाहित होती है। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मैंने आपको बताया था, ध्वनि होती है। और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, अभी अभी हमने बात करी थी, 33 होती है। हिंदू में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। पठन का अर्थ क्या होता है, पठन का दो अर्थ होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यू में बताया, स्वस्वर और मौन वाचन, दो तरह का जो है पठन होता है। मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति तो आप जानते हैं, मुख से अभिव्यक्ति करना, ठीक है, ध्वनि के माध्यम से दूसरे को अभिव्यक्त करना। और इसकी विशेषताओं में स्वाभाविकता होनी चाहिए, ठीक है, स्वाभाविकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, शिष्टता होना चाहिए, सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए। बोलने में विराम की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। बोलने में विराम की भूमिका आप जानते हैं, विराम चिन्ह मतलब विराम का मतलब विराम चिन्ह। तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखो, पकड़ो डैश मत जाने दो, यहाँ पे पकड़ो बोला है, पकड़ो मत जाने दो। लेकिन यहाँ पर देखो, पकड़ो मत और कोमा लगा दिया, फिर से वही वर्ड है, बस कोमा का खेल है, मत और जाने दो। तो यहाँ पे बोल रहा है पकड़ो मत, मतलब उसको मत पकड़ो और जाने दो। तो इस तरह से ये बोलने के जो विराम चिन्ह की भूमिका है, इसको स्पष्ट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल दे देंगे और फिर हम आराम से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और बाल साहित्य क्या है, सामग्री भी लिखे हैं। तो बाल साहित्य तीन ही होते हैं, आपको पता ही होगा, कविता होती है, कहानी होती है और पहेली होती है, ठीक है। इसकी सामग्री यही होती है और इसको आराम से आपको समझा देना है। सस्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। उसके बाद में मालवी भाषा का क्षेत्र कौन सा है, तो उज्जैन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद में हिंदी भाषा का विकास खालिस्तान भाषा से हुआ, किस भाषा से हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा से हुआ है। इसके बाद में क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की होती है, तो क्षेत्रीय भाषाएं जो है 12 प्रकार की होती हैं। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। इनमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 14 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ, तो 2005 में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा जो है घोषित की गई है, तो धारा जो है 343 और 347 को सम्मिलित किया गया है इसमें। इसके बाद में है आपका, राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है, जो राष्ट्र धड़कन को ही प्रचलित नहीं करता, बल्कि राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी देशों विदेशों में प्रसारित करता है। उपयुक्त कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो उपयुक्त कथन स्वामी विवेकानंद का है। तो ये था आपका आईएमपी टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमने दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से तैयार करिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। लेकिन आप पढ़ना छोड़ना नहीं है आपको, आपने जो पढ़ा वो पढ़ा है, वो तो है ही है, लेकिन जो हमने आपको दिया है इनको जरूर पढ़िए और अच्छे तरीके से इनको तैयार करिए, ताकि आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो पाए। आने वाले वीडियोज़ में नेक्स्ट टाइम से आपके और भी मैक्सिमम सोल्यूशंस को देने की कोशिश करेंगे कि आपके और भी सारे आंसर्स जो हैं हम दे पाएँ। तो आप अपना पीडीएफ भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फॉर सॉल्यूशंस के लिए। अगर आपको आंसर चाहिए तो अपने एग्जाम के बाद में आप जो है हमें अपने पीडीएफ को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।